एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। क्या ईरान और अमेरिका के बीच 100 से ज्यादा दिनों से चल रहा है युद्ध अब अपने अंत की तरफ बढ़ चला है? क्या अगले 48 घंटे में ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील साइन हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ट्रंप ने ईरान की शर्तों पर डील साइन करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, या वो अपनी फितरत के मुताबिक एक बार फिर पलटी मारेंगे और एक बार फिर मिडिल ईस्ट में बारूदी हमले शुरू हो जाएंगे? ट्रंप का पल पल बदलना किसी से छुपा हुआ नहीं है। कभी वो कहते हैं आज रात ईरान को तबाह कर देंगे, उसी रात वो युद्ध खत्म करने का ऐलान भी कर देते हैं। 19 घंटे पहले ट्रंप ने पीस डील को लेकर ईरान के दावे को फेक न्यूज कहा था और इसके 2 घंटे के बाद ही ट्रंप ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की उस सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपने अंतिम रूप में पहुंच चुका है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप ईरान के साथ पीस डील साइन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, या फिर वो एक बार फिर ब्लफ कर रहे हैं? तो सवाल यही है कि क्या बम बारूद से रुकेगा ये युद्ध वाला पैंतरा, या फिर पीस डील बस साइन होने के कगार पर आ गई है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हो चुकी है। किसी भी वक्त अगले 48 घंटे के अंदर अंदर कोई पीस डील साइन हो सकती है, और अगर कोई पीस डील साइन भी हो गई तो सवाल यह है कि क्या यह स्थायी तौर पर शांति का एक संदेश होगा, या फिर आने वाले समय में किसी भी वक्त जब ट्रंप चाहेंगे इस पीस डील का उल्लंघन कर देंगे? क्योंकि पल में तोला पल में माशा, वो बहुत रंग बदलते हैं, ये बात सच है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है रिटायर्ड मेजर जनरल और डिफेंस एक्सपर्ट संजय मैसन। अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं E4H के प्रेसिडेंट प्रमीत माकोड़े, और साथ ही साथ ईरान से हमारे साथ जुड़े हैं इस्लामिक स्कॉलर और ईरान मामलों के जानकार सैयद आसिफ रिजवी। लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट विजय राणा। लेकिन एक्सपर्ट से हम बात करें, उनसे हम उनकी राय लें, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने। We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done. ट्रंप का बार बार यू टर्न, डील कितनी कंफर्म? युद्ध होने वाला है खत्म, या ट्रंप का नया ब्लफ? युद्ध से ट्रंप का एग्जिट रूट, क्या करेंगे नेतन्याहू? עדיין לא תם. ईरान अमेरिका युद्ध 100 दिन से ज्यादा पुराना हो चुका है। 39 बार ट्रंप डील और शांति की बात कर चुके हैं। इस बार भी समझौता होने का दावा किया जा रहा है। Specific amount of time that has to pass between this memorandum of understanding and a final deal being done. Well, we hope it's going to go relatively quickly, but it's. Is there a 60 or 90 I mean, the day straits are deadline? going to open immediately. It's upon signing. Maybe it'll be Saturday or Or is there a Monday. deadline? इस बार तो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी माना है कि प्रस्तावित एमओयू अब तक के सबसे नजदीकी फेज में है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अरागची की पोस्ट शेयर की। इससे पहले ट्रंप ईरानी मीडिया में लीक हुई शर्तों को खारिज कर चुके हैं और कह चुके हैं कि उनका असल समझौते से कोई संबंध नहीं है।
ईरानी मीडिया के मुताबिक शर्तों में है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल बना रहेगा। इजराइल को लेबनान में जंग खत्म करनी होगी। ईरान के लिए फ्रीज्ड फंड रिलीज करने होंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रतिबंधों पर आगे बातचीत होगी। समझौते का मकसद सिर्फ सीज फायर नहीं, पूरी जंग खत्म करना होगा। ईरान ने ट्रंप को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है कि डील तभी होगी जब ट्रंप सरेंडर करेंगे। ईरान तभी एमओयू पर साइन करेगा जब अमेरिका सरेंडर करेगा। अगर ट्रंप नहीं माने तो ना हॉर्मुज़ खुलेगा, ना परमाणु पर बात होगी, सिर्फ मिसाइल और ड्रोन चलेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम बेस को ईरान उड़ाता रहेगा। Essentially, most important paragraph to me, Iran will in no way, shape or form have a nuclear weapon or purchase a nuclear weapon. अब ट्रंप का एक और झूठ जान लीजिए। ट्रंप ने फिर कहा है हॉर्मुज़ खुला हुआ है। सच्चाई ये है कि हॉर्मुज़ बंद है। जहाजों पर हमले बढ़ गए हैं। ट्रंप सिर्फ ईरान को ब्लफ नहीं दे रहे, ट्रंप अमेरिका को भी ब्लफ दे रहे हैं, ट्रंप मीडिया को भी ब्लफ दे रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं हॉर्मुज़ तो 2 महीने से खुला है। अमेरिका वहां से जमकर तेल चोरी कर जहाजों में भरकर ले जा रहा है। ईरान सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। ट्रंप मुस्तबा डील में एक और बड़ी बाधा ईरान के फ्रोजन एसेट है। ईरान की डिमांड है कि डील साइन करने से पहले अमेरिका इन फ्रोजन एसेट को रिलीज करा दे। ईरान के फ्रोजन एसेट करीब $100 अरब के हैं। ट्रंप बिना डील साइन कराए एक भी फंड रिलीज नहीं करेंगे। ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट के देशों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इसी फ्रोजन फंड से की जाएगी। ईरान ने हॉर्मुज़ में जो टैक्स वसूला है उसे भी फ्रोजन एसेट से वसूला जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि ईरान को शांति समझौते पर साइन करने के लिए भारी भरकम रकम दी जाएगी। यूएई के विदेश मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि ईरान को $3 अरब अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर किए गए हैं। ईरान के साथ पीस डील तभी पूरी होगी जब ट्रंप लेबनान का मुद्दा भी हल करा देंगे। ट्रंप ने नेतन्याहू पर दबाव डालकर दोबारा लेबनान में शांति समझौता कराया था, वो फिर टूट चुका है। इजराइल लगातार भारी बमबारी कर रहा है। साउथ लेबनान में इजराइल भारी तबाही कर रहा है। अगर अमेरिका ईरान के बीच डील होती है तो इजराइल को लेबनान में कब्जाया गया पूरा इलाका खाली करना होगा। साउथ लेबनान से सैनिकों को वापस बुलाना होगा। लेबनान में सभी तरह के सैन्य हमले बंद करने होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप क्या नेतन्याहू को ऐसा करने के लिए राजी कर पाएंगे? तो अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता बस होने ही वाला है, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। लेकिन मेजर जनरल संजय मैस्टन, जैसा कि रिकॉर्ड रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, पिछली बार इस युद्ध के शुरू होने से पहले जहां चर्चा खत्म हुई उसी के अगले दिन बॉम्बार्डिंग हो गई थी। कितना मानकर चलें कि डील डन है या डील कभी भी किसी भी वक्त खटाई में पड़ सकती है? देखिए मीनाक्षी, अगर डील डन भी हो जाती है तो ये मैं बोलूंगा डील है ही नहीं। पहली बात, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो 1 पेज का है और अभी भी वो स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है। और मान लिया अगर हो भी जाती है, आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में बहुत अच्छा बोला था कि ये कितने समय तक चलेगी, क्योंकि ट्रंप तो अनप्रिडिक्टेबल है और उसमें कोई शक और सवाल है ही नहीं। आपने वो देख लिया था जब ओमान में पीस टॉक्स चल रही थी, ये न्यूक्लियर वाली, सडनली ये सारा सब कुछ चेंज होके और ये लड़ाई का शुरुआत एक ही मुद्दे पे हुई है, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन, कि ईरान को एनरिचमेंट करने से रोकना है और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना है। अगर वो स्टार्ट पॉइंट था तो वो स्टार्ट पॉइंट तो अभी ये एमओयू में दिख ही नहीं रहा है। जो अरागची के स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें तो ये आया कि ये पहले तो ये डील साइन होगी, उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में या न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम के बारे में डिस्कस होगा लेटर। तो कहने का मतलब है, मेरे को लगता है, और रेड लाइन्स, अमेरिका की रेड लाइन तो 2-3 ही थी और सबसे बड़ी रेड लाइन तो न्यूक्लियर थी, और इजराइल की सबसे बड़ी रेड लाइन है ये जितने भी इजराइल और ये जो प्रॉक्सीज हैं, हमास वगैरह, हिजबुल्लाह, इनको डिसबैंड करना। तो कहने का मतलब है ज्यादा रेड लाइन्स तो मेरे ख्याल ईरान की है। ईरान ने तो बोला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम कंट्रोल करेंगे, टैक्स लेंगे, हमें अपने जितने भी सैंक्शन, जो भी सैंक्शन लगाए गए वो हटाए जाए, फ्रोजन एसेट्स वापस दिए जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम में हम लेटर बात करेंगे।
तो अगर ये सब मंजूर है प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो मैं साफ लफ्जों में बोलूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप एक एस्केप रूट देख रहे हैं फिलहाल, और ईरान का पलड़ा मेरे को भारी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनकी रेड लाइन बहुत क्लियर है। और ये फाइनली एमओयू में जितनी भी चीजें आ रही हैं, अराक्ची के स्टेटमेंट को भी उन्होंने रीट्वीट कर दिया है। तो उस स्टेटमेंट से तो लग रहा है कि थिंग्स जो अभी ये एमओयू होगा वो फेवरेबल ईरान को रहेगा। लेकिन मेरे को सवाल ये है कि क्या अगर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर ईरान और अमेरिका एक पेज पर आ गए हैं, तो मकोड़े साहब क्या यूएसए ये तय कर रहा है कि ईरान के ऊपर जितने प्रतिबंध लगे हुए थे, उसके जितने एसेट फ्रीज थे, वो उसे रिलीज कर देगा? और अगर रिलीज करेगा तो क्या एक बार में रिलीज होगा, कि या फिर वो इसका प्रोग्रेशन देखेगा, एक एक करके इसे रिलीज करेगा? और फिर क्या ईरान इसके लिए राजी हो गया है? Thanks, Meenakshi ji, for having me on your show. Namaste to everyone. But before I answer your question, I would like to express my deep condolences कि इंडिया के जो 4 दिन पहले जो अटैक हुए, अनफॉर्चुनेट अटैक हुए, उस पे अपने 3 भारतीय सेलर्स की जो मौत हुई, उस पे हमारा डीप कंडोलेंसेस अमेरिकन भारतीयों की तरफ से भी एक पूर्ण रूप से हम शोक व्यक्त करते हैं, और उसका इन्वेस्टिगेशन भी हो और उनको पूर्ण रूप से कॉम्पनसेशन मिले। एंड अमेरिकन मिलिट्री और किसी भी प्रकार, और ईरानी मिलिट्री भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से रहे और किसी भी प्रकार के भारतीयों का नुकसान ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन मैडम, देखिए क्लियर कट अमेरिका हैज अ वेरी क्लियर स्टैंड कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्री टिकट और फ्री पास टू ईरान। इट इज गोइंग टू बी बेनिफिट्स दैट व्हाटएवर बेनिफिट जो इनको मिलेंगे ईरान को, वो परफॉर्मेंस पे मिलेंगे। जो हमारी 3 मुख्य डिमांड है शुरू से ही, जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज किसी भी प्रकार से उनको नहीं लेने दी जाए, न वो बना सके न्यूक्लियर वॉरहेड, न वो खरीद सके। सेकंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोला जाए बिना किसी टोल के, बिना किसी एडवांटेज एंड्यू एडवांटेज टू ईरान के। ये 2 चीजें तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और यही आप देखेंगे कि वो देखो मीडिया प्रोपेगेंडा और टीवी पर आकर प्रोपेगेंडा बड़ा आसान है। अभी जैसे कहा जा रहा था कि एक तरह से इंप्लाई किया जा रहा था आपके शुरू के कुछ 2-3 मिनट के जो आपने स्निपेट्स दिखाए उसमें, कि ईरान हैज अपर हैंड और अमेरिका मिसाइल से डर गया है या झुक गया है। इस प्रकार से कुछ भी नहीं हुआ है। अमेरिकन स्टैंड इज वेरी क्लियर। वी हैव लिवरेज, मिलिटरीली लिवरेज, इकोनॉमिकल लिवरेज एज वेल एज डिप्लोमेटिक लिवरेज, और तीनों लिवरेज को यूज करके अमेरिका ने ईरान को एक तरह से मजबूर किया है। ईरान की परेशानी यह है कि वहां पर एक सेंट्रलाइज कमांड स्ट्रक्चर नहीं है मीनाक्षी जी। वहां आईआरजीसी कुछ अलग सोचता है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट तो पिछले 1 महीने से हमारे साथ में है, अमेरिका के साथ में, जो एक एग्रीमेंट करना चाहता है। सर, मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हो सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ईरान में अलग अलग तरीके का थॉट प्रोसेस चल रहा है, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप और वहां की आईआरजीसी लीडरशिप, और इसी को आधार बनाते हुए इसलिए मेरा रिजवी जी आपसे सवाल ये है कि ईरान का रुख अभी 24 घंटे पहले का ये था, ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना ये था कि मेज पर रखे गए समझौते पर अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है। तो क्या कोई अंतिम निष्कर्ष हो गया है? क्या ईरान और अमेरिका एक पेज पर आ गए हैं? जी मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जोड़ा। सबसे पहले तो देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका के तरफ से जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने कंडोलेंस किया इसका, और इस तो ट्रम्प साहब भी इनके नहीं मान रहे थे और झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे कि, और कल या परसों एक झूठ और बोला कि ये हमला जो है अमेरिका की तरफ से नहीं बल्कि ईरान की तरफ से हुआ है, जबकि स्पेशलिस्ट सब जानते हैं कि ये मिसाइल से जो हुआ है, हेल मिसाइल से, वो उनकी तरफ से फायर था। और शर्म की बात ये है कि अभी तक ट्रंप ने जो है देखा ना, ट्रंप एक झूठ की दुकान है, झूठ की दुकान है, और 90% बातें जो उनकी होती है वो झूठी होती है। और जो है सबसे बढ़ के इनका झूठ का पुलिंदा जो है ना पूरी दुनिया के सामने खुल गया है। अब आइए आपके सवाल पे। सवाल जो आपने पूछा वो ये कि ईरान, देखिए ईरान ने कहा है, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बताता चलूं कि देखिए अब इनकी बात का इतना ही नहीं समझ रहा है ट्रम्प की बात को कि इनको अराक्ची साहब का ट्वीट जो है रीट्वीट करना पड़ता है।
यानी वो ये जानते हैं कि उनकी कोई वैल्यू, उनके बात की कोई वैल्यू इस वक्त नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिचेस है, आपकी बात पूरी ठीक तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रही हैं। लंदन से हमारे साथ विजय राणा जी भी जुड़े हुए हैं। राणा जी, ये क्योंकि जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इन्होंने शुरू किया था, ये अब इसका अंत होना दिखाई दे रहा है। बहुत मुश्किलों से 62 दिन के संघर्ष विराम और उसके बाद फिर जिस तरीके से अपाचे हेलीकॉप्टर गिराने की खबरें आई और बहुत सारा संघर्ष दिखाई देने लगा, एक बार फिर ऐसा लगने लगा कि कहीं युद्ध का दूसरा राउंड ना शुरू हो जाए। बड़ी मुश्किल से ऐसा लग रहा है कि शायद समुद्री ब्लॉकेड हटने की स्थिति आ गई है। राणा जी, ये बताएं कि ये वाकई में एक डिसाइसिव मोड पर जा रही है टॉक? क्या 48 घंटे के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, कोई डील साइन हो जाएगी? क्या नेतन्याहू की आर्मी भी लेबनान से लौट जाएगी? देखिए, कुल मिलाकर के यदि सारी स्थिति को आप देखें तो अभी भी दोनों पक्षों के बीच भारी अविश्वास है और दोनों एक तरह से अपना अपना खेल भी खेल रहे हैं। एक तरफ ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से युद्ध विराम हो जाए, इस तरह का इंप्रेशन दे रहे हैं, बार बार वो ये कह रहे हैं कि अब होने वाला है, आज होगा, कल होगा। तो वो एक तरह से पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई पड़ते हैं और शायद वो अपने उस पुराने, कहना चाहिए कि जो उनकी गलतियां हुई हैं उनसे उबरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका जनमत उनके साथ नहीं है और अमेरिकी जनता इस युद्ध की एक और अधिक कीमत चुकाना नहीं चाहती, खासतौर से मानवीय आधार पर। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका अब युद्ध लड़ने की मानसिकता में नहीं है, अमेरिकी जनमत। दूसरी तरफ ईरान ही इस बात की कोशिश कर रहा है कि इस चीज को जितना लंबा खींचा जाए, क्योंकि दोनों में से कोई भी दूध का धुला नहीं है, और ये इंप्रेशन सारी दुनिया में छोड़ा जाए कि युद्ध विराम अमेरिका की जरूरत है, हमारी नहीं है। फैक्ट ये है कि उनकी भी उतनी ही बड़ी जरूरत है। युद्ध विराम तो होना चाहिए, न केवल दोनों देशों की जनता को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। और यहाँ पर ईरान के साथ एक और जो बात है जो बहुत कम लोग कहते हैं कि ईरान की अकाउंटेबिलिटी और विश्वसनीयता को लेकर के पिछले बहुत सारे, न तो वो अपनी जनता के प्रति उतने जवाबदेह हैं जितने कि ट्रंप हैं, न ही उनका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है वो कहते कुछ है करते कुछ है। और आज भी ऐसा लगता है जो ईरान से जो वक्तव्य है, खासतौर से मोहम्मद गालिबाफ साहब का, उन्होंने तो साफ कह दिया है, कमिटमेंट्स मेड मस्ट बी कमिटमेंट्स केप्ट, no ifs, no buts, no excuses, you reap what you sow। यदि आप कुछ घंटों में डील साइन करने वाले हैं और उससे पहले इस तरह की ट्वीट आप करते हैं, तो ये लगता है कि कितना मुश्किल काम है। तो ये ठीक है कि संभावना है युद्ध डील की, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को कई कदम आगे और जाने की जरूरत अभी और जाने की जरूरत है। इसलिए मैंने इजराइल से जुड़ा हुआ सवाल भी आपसे पूछा था। अभी सवाल को लेकर मैं जनरल मिफ्टन आपके पास आ रही हूँ। इवन इफ अगर ईरान और अमेरिका कहीं किसी तरीके से किसी समझौते के लिए तैयार हो भी जाते हैं, तो इजराइल शायद उतना कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। हालांकि लेबनान में उसने जो अचीव करना था वो बहुत हद तक वहां पर अपना अधिकार जमा चुका है, लेकिन इजराइल ने ये जंग इसलिए शुरू की थी क्योंकि उसके अस्तित्व का संकट था और उसका पहला दुश्मन हिजबुल्ला या हमास नहीं या हूती नहीं, वो ईरान ही था, वो IRGC ही था। तो क्या इजराइल इस वक्त कंफर्टेबल सिचुएशन में है? क्या वो लेबनान से लौटने के लिए तैयार होगा? क्या वो इस जंग को खत्म होने देगा? देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल उठाया मीनाक्षी। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ईरान बोलता है कि ये जो डील है ये हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में ये जो युद्ध है उसका सीजफायर होना चाहिए, उसको लिंक कर रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने साफ बोला है कि इससे कोई लिंक नहीं है, ये सिर्फ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में डील हो रही है। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप के पास सबसे बड़ा लेवरेज रहेगा। और वही मैं बोल रहा हूँ मीनाक्षी की, ये जो डील अगर हो भी जाती है दुनिया को दिखाने के लिए, ये तो एक नैरेटिव वॉरफेयर चल रहा है, लेकिन अंत में सवाल ये उठता है कि ये क्या इजराइल को सूट करता है ये डील? नहीं। और कल अगर ये जो बाद में वार्तालाप होगी न्यूक्लियर पे और बाकी चीजों पे, प्रेसिडेंट ट्रंप को लगा कि नहीं ये उनके रास्ते पे नहीं चल रही चीजें, तो फिर वो सबसे बड़ा लेवरेज है इजराइल, और वो इजराइल फिर लेबनान को भी अटैक कर सकता है और ईरान को भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है ईरान आज अड़ गया है कि ये जो डील हो रही है इसमें इजराइल लेबनान का मेंशन होना चाहिए और अमेरिका बोलता है वो नहीं होना चाहिए। अब वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो आज की तारीख में इजराइल तो बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन पे है
वो ये लड़ाई तो चाहता है कि चलती रहे, क्योंकि उसका, आपने बहुत सही बोला, वो चाहता है कि ये जो फाउंटेन हेड है, ये तमाम प्रॉक्सीज का ईरान, उसको खत्म किया जाए। लेकिन क्या वो अकेले कर सकता है? उसका जवाब है नहीं। कितना कर सकता है? आपने ये देखा जब लास्ट ईयर भी उसने किया था, 18 दिन चली थी जून में, उसके बाद फोर्डो में किसको बॉम्ब करना पड़ा था? एनरिच न्यूक्लियर प्लांट में, अमेरिका को। तो इजराइल के पास भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अकेले ईरान के साथ लड़ रहे। ये बड़ी उसकी एक ड्रॉबैक है। तो उसके साथ एक पेज पे अमेरिका को होना पड़ेगा। तो ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज देखते हुए मेरे को लगता है ये पाकिस्तान, मुनीर, ये कोशिश तो कर रहे हैं कि ये शायद साइन हो जाए, दुनिया को दिखावे के लिए हो जाए। लेकिन आज नैरेटिव जो उसके ऊपर बनेगा, क्या ईरान तो ये बोलेगा हम जीत गए, अमेरिका ये बोलेगा हम जीत गए, लेकिन ये जो नैरेटिव वॉरफेयर बनेगा, वो लोग, क्या अमेरिकन लोग विश्वास करेंगे? वहां की जनता विश्वास करेगी? वहां के पॉलिटिकल सर्कल विश्वास करेंगे? तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स। मैं एक बार दर्शकों की आसानी के लिए एक बार ये बता देती हूँ कि ये जिस एमओयू की हम बात कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे हैं, उनमें ऐसी कौन कौन से बिंदु हैं जिससे लेकर चर्चा चल रही है? अब उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला ये है कि आप हॉर्मुज़ स्ट्रेट को, यानी कि इस तेल के संकट को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो अगर ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा तो मकोड़े जी ये कैसे खुलेगा? तो ईरान की शर्त पे खुलेगा या फिर इंटरनेशनल मरीन लॉ के हिसाब से खुलेगा, इंटरनेशनल वाटर लॉ के हिसाब से खुलेगा? ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट ठीक पहले की तरह से ऑपरेट करेगा या ईरान यहां से टोल वसूलेगा? नहीं मीनाक्षी जी, जो हॉर्मुज़ के ऊपर है उस पे तो ईरान के ऊपर केवल अमेरिका का दबाव नहीं है, पूरे विश्व के सभी इंपॉर्टेंट देशों का ईरान के ऊपर दबाव है, जिसमें चाइना ने भी दबाव बनाया है, कुछ हद तक इंडिया ने भी दबाव बनाया है, और तमाम देशों ने ईरान पे जो दबाव बनाया है उस पे यही लगता है कि वो अमेरिका जो कह रहा है उसी तर्ज पे खुलेगा। देयर विल नॉट बी एनी टोल्स दैट विल बी अलाउड टू कलेक्टेड बाय ईरान। किसी प्रकार का अनड्यू एडवांटेज बिल्कुल नहीं लेने दिया जाएगा। और आई थिंक न्यूक्लियर की बात हो सकता है अगले 30 दिन से 60 दिन में क्लियर हो कि किस प्रकार से न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को कंटेन करेंगे, किस प्रकार से एनरिच्ड यूरेनियम को कंटेन किया जाएगा या उसको खत्म किया जाएगा या वहां ईरान से मूव किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो शर्त मंजूर होगी और सबसे पहले जो इम्प्लीमेंट होगी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को टोल फ्री रूप से जल्द से जल्द ओपन होगा, ये हम कुछ ही दिनों में देखेंगे। तो अब आपने जो दूसरा पॉइंट उठाया परमाणु प्रतिबद्धता को लेकर, मैं उस विषय पर आती हूँ। रेफ्यूजी परमाणु, यानी कि ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात हो रही थी, वो तो शुरुआत से ही ईरान ये कह रहा था कि हम उसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सिविल पर्पसेस से कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका हमेशा ये कहता रहा, इजराइल हमेशा ये कहता रहा कि ईरान जो परमाणु एनरिच कर रहा है उसका वो इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए कर रहा है। इस पर सहमति कहां बन रही है? देखिए मैडम, आपको 3 से 5% अगर आपको। सर मेरा सवाल रिजवी जी से था। रिजवी जी हमारे साथ कनेक्टेड है या नहीं है? कनेक्टेड है जी, मैं कनेक्ट हूं जी बोले। मैं ये कह रहा था कि देखिए, जैसा कि मैस्टर्न सर ने भी कहा कि जो स्टार्ट पॉइंट था वो न्यूक्लियर डील थी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा जो है भय पैदा किया जाता है और अमेरिका नैरेटिव चलाता है, वो ये कि ईरान जो है वेपन के लिए इस्तेमाल। सर वेरी सॉरी टू से, लेकिन आज पता नहीं क्या कनेक्शन में दिक्कतें आ रही हैं, मैं आपको ठीक तरीके से सुन नहीं पा रही हूँ, दर्शक तक भी आपकी बात पहुंच नहीं पा रही है। मकोड़े जी, अगर आप इस पर अपने रोशनी डाल सकें इसी प्रश्न पर। 60% अनरीच्ड यूरेनियम है, तो प्लीज ये कनेक्शन पीसीआर ठीक करवाएं, बात ठीक तरीके से रिजवी जी की आ नहीं पा रही है हमारे पास। मकोड़े जी। मीनाक्षी, देखिए, you only need 3 to 5% फॉर पीसफुल पर्पस के लिए अगर न्यूक्लियर को यूज करना है तो यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज 3 to 5% लगती है। किन्हीं एक्सेप्शनल केसेस में आपको एनरिचमेंट कैपेबिलिटी अराउंड 20 to 22% तक की एनरिचमेंट कैपेबिलिटी लगती है मेडिकल के स्पेसिफिक पर्पस के लिए,
लेकिन उनके पास मैडम 60% से ऊपर का एनरिच्ड यूरेनियम है। तो आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी क्लियर मल्टीपल टाइम्स वार्निंग दी है कि इस तरह का अगर आपके पास एनरिच्ड यूरेनियम है तो उसको आप विद इन 30 डेज न्यूक्लियर वॉरहेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिस देश के पास बैलिस्टिक मिसाइल हो और जो देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता हो, जो अपने यहाँ के आवाम को प्रोटेस्ट में 7,000 से लेके 40,000 तक लोगों को मरवा सकता है, डिफरेंट रिपोर्ट से डिफरेंट थिंग, आप ऐसे रोग रजीम के हाथ में न्यूक्लियर वॉरहेड्स कभी नहीं दे सकते। इसलिए बिल्कुल अमेरिका का एक करेक्ट स्टैंड था कि अगर उनके पास 60 से 70% का एनरिच्ड यूरेनियम है तो उसको तुरंत वहां से हटाया जाए और किसी प्रकार से न्यूक्लियर नहीं, लेकिन क्या ईरान इस पर तैयार हो गया है सर? सवाल यही है, अमेरिका ये चाह रहा है, लेकिन क्या ईरान इस पर तैयार है? मैडम टीवी पर आकर प्रोपोगंडा सेट करना कि हम तैयार नहीं है, बात अलग है। वस्तु स्थिति वहां वो मिलिट्रीली बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, वहां का इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है कि इकोनॉमी एक तरह से टूट रही है और अंदर के आवाम में भी एक तरह से गुस्सा है। बट आईआरजीसी के पास जो गन है और जिस तरह से वो एक कुचल देते हैं किसी भी प्रोटेस्ट के लिए, इसलिए लोग डरे हुए हैं। अदरवाइज ईरान इज रेडी फॉर चेंज, ईरान इज रेडी फॉर एक्सेप्टिंग मोस्ट ऑफ द कंडीशंस, और हम कुछ ही दिनों में देखेंगे कि ये मोस्ट ऑफ द कंडीशंस अमेरिका की तर्ज पे मानी जाएंगी। और चाहे टीवी पे आप कुछ भी कह सके, लेकिन तब तो फिर मेरा इसका कंटिन्यूटी क्वेश्चन ये होगा, राणा जी ये बताएं कि फिर ईरान ये न्यूक्लियर जो एनरिच वो कर चुका है वो कहाँ रखेगा? किसी थर्ड पार्टी के पास ही उसे रखना होगा। वो थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? देखिए, एक तो यह इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की मॉनिटरिंग की बात यहाँ पर कही जा रही है कि यदि मान लीजिए वो मटेरियल ईरान की, मुझे नहीं लगता कि पहली बात तो वो ईरान उसे अमेरिका को हैंड ओवर करेगा, इस बात के लिए शायद ईरान तैयार नहीं होगा। फिर बात आती है क्या ईरान के भीतर उसकी कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग की जा सकती है, और जो इंटरनेशनल एजेंसी एटॉमिक एजेंसी वो कितनी सक्षम होगी इस बात में, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऑप्शन फिर यही बचता है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में वो रखा जाए। एक ऑप्शन ये भी है कि ईरान के भीतर ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो अब ये देखना यह है कि किस समझौता कहाँ होता है, किस सीमा तक जाकर ये समझौता होता है। लेकिन ये बात सही है कि विश्व समुदाय को इस बात का भय है कि ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स वास्तव में एक खतरनाक प्रपोजिशन है। हमने देखा पाकिस्तान का एग्जाम्पल कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक से ज्यादा बार भारत को धमकी दी है कि हमारे पास अब परमाणु हथियार है। तो पाकिस्तान और दुनिया भर के आश्वासन उन्होंने दिए थे पीसफुल पर्पसेस के लिए, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब मौका आया तो तुरंत वो सबसे पहले, अब तो धमकी पिछले कुछ वर्षों में वो इसी तरह की देते हैं। तो पाकिस्तान के बाद यदि ईरान के पास भी आ गया, और ईरान की जिस तरह की जो लीडरशिप है उस लीडरशिप के बारे में विश्वास से कोई भी नहीं कह सकता कि वो संयमित व्यवहार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। पीस डील पर साइन करने के लिए और युद्ध खत्म करने के लिए ईरान ने जो सबसे बड़ी शर्त रखी है वो है लेबनान। ईरान ये कह रहा है कि लेबनान में फौरन हमले बंद होने चाहिए, इजरायली सेना फौरन लेबनान की जमीन से पीछे हट जाए, लेकिन इजरायल इससे इनकार कर रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री काट्स ने क्लियर कट ये कहा है कि इजरायली सेना लेबनान और गाजा के सिक्योरिटी जोन से पीछे नहीं हटेगी। अब आप बताएं, ये अमेरिका पहले ही कह चुका है कि जो भी डील हो रही है वो ईरान और अमेरिका के बीच हो रही है। ये बयान मैं आपको सुना देती हूँ। युद्ध सभी मोर्चों पर खत्म हो जाएगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है। साथ ही ये गारंटी दी जाएगी कि वे किसी भी युद्ध की शुरुआत नहीं करेंगे, और ना ही धमकियों का सहारा लेंगे, और ना ही ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अब बताएं मिस्टर सर, ये कैसे होगा? इजराइल क्या लेबनान से निकल जाएगा? जहां तक उसे पहुंचना था वहां तक अपनी जड़ें जमाने के बाद क्या वो अपनी जड़ें खोखली कर देगा? मीनाक्षी, जब आपने अपना शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था, ये स्टेटमेंट दिए थे, उसमें बड़ा आपने अच्छा बोला था कि इजराइल को तो बेसिक प्रॉब्लम है अपनी सर्वाइवल का, और वो अपनी सर्वाइवेबिलिटी के लिए उसको सबसे बड़ा थ्रेट किससे है? दो चीजों से है। एक तो ईरान के न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम से, और दूसरा जितने भी प्रॉक्सीज हैं जिन्होंने इजराइल को सराउंड किया गया है। अगर ये दो थ्रेट्स हैं तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम पहले बात करते हैं प्रॉक्सीज का थ्रेट। प्रॉक्सीज को फंडिंग, ट्रेनिंग, सब कुछ, ये जो डीप टनल्स वगैरह वो किसने बनाने की वो मान्यता है, वो सारी ईरान की है। तो अभी इजराइल ने क्या किया है कि उसने, आपने देखा है 70% अभी गाजा को भी अभी ऑक्युपाई करने का उसने ऐलान कर दिया है, तो वो अपना सिक्योरिटी डेप्थ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ा रहा है।
इसी प्रकार उसने अभी लेबनान में, साउथ लेबनान में काफी इलाका तक कैप्चर कर लिया है और अभी वो करता जा रहा है। और अभी टायर विलेज में उसने ये बोला है कि वहां शहर में कि जितने भी लोग हैं वहां से इवैक्यूएट हो जाए। क्या इजराइल रुकेगा? मेरे को तो लगता है वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको तो अपनी सर्वाइवलिटी देखनी है। ईरान रुकेगा? मेरे को नहीं लगता है। तो ये पीस डील में तो ये भी नहीं बात हो रही है ना कि प्रॉक्सीज की डिसआर्मामेंट होगी कि नहीं। आप याद करिए जब ये अक्टूबर में लास्ट ईयर 25 में इजराइल और हमास की जो डील हुई थी, उसमें एक और मुद्दा था कि डिसआर्मामेंट होगा हमास का। क्या वो हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है ये जो MOU है मीनाक्षी, मेरे को लगता है ये बिल्कुल, अगर मैं मिलिट्री भाषा में बोलूं, ये सिर्फ एक टाइम पास की जो बातें हो रही है, ये इसका वार्तालाप कैसे वो बाद में निकलेगा, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है। और जो बात आप कह रहे हैं सर, उसमें मैं केवल इजराइल का ही पर्सपेक्टिव नहीं, मैं ईरान के भी पर्सपेक्टिव से अगर इस पूरे मामले को देखने की कोशिश करूं। रिजवी जी, 2 दफा ऐसा हो चुका है, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो मामला फंस जाता है। ठीक वैसे ही मामला फंसा हुआ है सर डील में, और ईरान अगर ये कह रहा है कि भाई कुछ मसले हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल हैं, क्या वहां पर अब वो नेगोशिएट होने के लिए राजी है? क्या न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर कोई नेगोशिएशन ईरान अब मंजूर कर रहा है? जी, मुझे तीनों जो है, जो टाइम मेरा गया है उसका मुझे मौका दीजिएगा, मैं सॉल्व करूं जो बातें की गई है। देखिए, सबसे पहले तो ट्रम्प साहब की बातों का जो भरोसा नहीं है उसको हरा के बताया कि नहीं भाई, ईरान की तरफ से भी कंफर्मेशन है, यानी दुनिया समझ चुकी है कि उनकी बात की कितनी वैल्यू है। 90% उनकी बात झूठ होती है, और इस वक्त जितने स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट है सब कह रहे हैं नहीं, अब क्योंकि ईरान ने इसका क्लियरिफाई किया है स्टैंड, तो ठीक है, डील होने वाली है, कुछ बात होने वाली है। दूसरी चीज बहुत अहम है, राफ्ती कालीबाफ साहब का जो स्पीकर है यहाँ के, उनका ट्वीट है, उन्होंने कहा है देखो, जो बोओगे वही काटोगे। साफ अक्षर में ट्रांसलेशन इसका मौजूद है, जो बोओगे वही काटोगे। जो अगर तुम जैसा पहले की तरह बहाना करते हुए आए, अगर मगर लेकिन इफ नॉट, तो ये कोई भी ऐसी अगर बात हुई तो ये डील नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये 14 पॉइंट्स अभी सामने आ रहे हैं उसमें साफ अक्षर में ये लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ, कि जो ईरान के प्रॉक्सी जिसको कहा जाता है, जबकि वो प्रॉक्सी नहीं है, ईरान जो है, जो जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़ा है, उनके साथ, क्योंकि वो फिलिस्तीन फिलिस्तीन का भी मसला आप लेकर आए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि फिलिस्तीन के मसले पर कहीं से भी विजय राणा जी, रिजवी जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, लेकिन अगर फिलिस्तीन का भी मसला है तो फिलिस्तीन का मसला तो अभी तक चर्चा में कहीं लाया ही नहीं गया है, और ना ही अमेरिका इसे आने देगा। देखिए, ये एक बड़ी और व्यापक और ऐतिहासिक समस्या है फिलिस्तीन का जो मसला है, और ये मध्य पूर्व में सारे तनाव, सारे युद्ध, सारे विनाश की जड़ यही समस्या है। और मेरा तो अपना ख्याल ये है कि यदि इस्लामी देश इजराइल के सुरक्षा की और इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देते हैं तो ये समस्या समाप्त हो जाती है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक पासा तो फेंका था ना अमेरिका ने, अब्राहम अकॉर्ड के नाम पर एक पासा डोनाल्ड ट्रंप ने फेंका था, कहां उस पर खाड़ी के देश राजी हुए? एग्जैक्टली, यही नहीं, इससे पहले भी यासिर अराफात के साथ समझौता हुआ था क्लिंटन के जमाने में। और जो यहाँ रोचक बात यह है कि यासिर अराफात ने खुद एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य साउथ अफ्रीका में दिया था, अल हुदैबिया, जिसे कहा था कि ये समझौता हमने केवल टैक्टिकली किया है, हमारी लड़ाई जारी है, इस तरह का उन्होंने संकेत दिया था दक्षिण अफ्रीका में जाकर के, जिसको लेकर के उनकी भारी आलोचना भी हुई थी। तो जब तक गंभीरता पूर्वक इस्लामिक मध्य पूर्व के देश, चाहे सऊदी अरब से लेकर के ईरान, इराक और इजिप्ट, जब तक इजराइल के सुरक्षा की, इजराइल के अस्तित्व को मान्यता की गारंटी नहीं देते, ये समस्या बदस्तूर जारी रहेगी। जहां तक फिलिस्तीनियों का सवाल है, तो सबसे जो आश्चर्यजनक बात है कि वो इतिहास से सबक क्यों नहीं लेते। पिछले उन्होंने कुछ वर्ष पहले जो हमला किया था, जितने बड़े पैमाने पर इजराइल पर हमला किया था, हर कोई व्यक्ति ये बात जानता था कि इजराइल इसका बहुत क्रूर बदला लेगा। ऐसा नहीं था कि अक्टूबर 23 में जो हमला किया था वो इजराइल अनपनिश छोड़ दे। सबको मालूम था, हमास के हर लड़ाके को ये मालूम था कि इसके बाद जो इजराइल आपके साथ व्यवहार करेगा वो कैसा व्यवहार होगा। तो ये फिलिस्तीन की जो कहना चाहिए जो शक्तियां हैं,
वो आज तक ये सबक नहीं सीख पाई हैं कि हम हर 5 साल बाद 6 साल बाद एक हमला करते हैं इसराइल पर, इसराइल फिर उसके बाद गाजा से लेकर के जो वेस्ट बैंक तक में भारी तबाही करता है और उसमें कुछ हासिल नहीं होता, समस्या जो की त्यों रहती है। सर, मैं ये कह रही हूँ कि ये इस मसौदे पर जितनी भी चर्चा हो रही है, इस चर्चा का अभी जो निष्कर्ष समझ में आ रहा है कि 60 दिन के युद्ध विराम को बढ़ाना ये ईरान और अमेरिका दोनों के लिए बहुत जरूरी हो गया है और पूरे विश्व की इकोनॉमी के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट का खुलना जरूरी हो गया है। अब ईरान पर लगे हुए आर्थिक प्रतिबंधों को कब तक अमेरिका हटाता है और ईरान कहां पर नेगोशिएट करने के लिए तैयार होता है, सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है। रिजवी जी, बहुत माफी के साथ मेरे पास आज समय इतना ही था, कभी फिर वापस से तफसील से आपके साथ चर्चा होगी। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजधर्म में, धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश में कहां से गिरफ्तार हुआ इनामी बांग्लादेशी नागरिक, डिटेल में होगी खबर एक ब्रेक के बाद।